हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। अच्छा, ये बताइए क्लास चल रही है ना? ये बताइए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ था, इस वजह से दूसरी लिंक लगानी पड़ी। ये 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। टेक्निकल इशू बहुत ज़्यादा हुआ आज, कल भी बहुत हो रहा था। खैर, आज थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे आप लोग, ठीक है? ये बताइए, आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है ना एकदम? सभी लोग करेंगे एक साथ। सभी लोग एक साथ बताइए, आवाज क्लियर है? सभी लोग एक साथ बताइए और क्लास को सभी तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होने वाली है। तो सभी तक एक बार क्लास को भी शेयर कर देंगे तो मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। आवाज बिल्कुल क्लियर है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को अब, ठीक है? आज हमें पूरा रीसेट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टेक्निकल समस्या आई है आज, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? ऑल इज वेल, ठीक है, शाबाश। चलिए ठीक है, आज जैसे तैसे लाइव क्लास लग गई है। लाइव क्लास हो ही नहीं पा रही थी, हमने जैसे ही लाइव के लिए टच किया खुल ही नहीं रहा था वो। हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को पता है, सभी का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। और आज सभी लोग देख रहे हैं मुगल कला की महा मैराथन क्लास आज स्टार्ट हो रही है आपकी। और इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, इसके बाहर आपका मुगल कला नहीं जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, आप लोग उपस्थित हो गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक? शाबाश। हाँ, शुरू कीजिए। चलिए आज कर, अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है क्या? ईरानी, या इसी को हम मुगल शैली कहते हैं, ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखो, मुगल शैली में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ईरानी शैली को ही हम किस नाम से जानते हैं? ईरानी शैली को ही हम, या कह दीजिए मुगल शैली को ही हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम फारसी शैली के नाम से भी जानते हैं, पर्शियन शैली से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन पहली ही लाइन से बन गया आपका कि फारसी शैली का अन्य नाम कौन सा है, ईरानी शैली का अन्य नाम कौन सा है, मुगल शैली का अन्य नाम कौन सा है, या पर्शियन शैली का अन्य नाम कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी शैली की बात हो रही है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है ईरानी शैली का जन्म या मुगल शैली का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो है आपका समरकंद और हिरात हो जाएगा। क्या होगा? समरकंद और हिरात हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, यहां से पढ़ते जाइए, फिर आपको हर चीज एक एक लाइन समझ में आने लगेगी, अभी शुरुआत है। फिर दे रहा है आपके सामने कि 15वीं शताब्दी में फारस की कला तैमूर वंश के संरक्षण में अपने उत्कर्ष को प्राप्त होती है। जो फारस की कला है ना, वो किसके? तैमूर वंश के संरक्षण में अपने उत्कर्ष पर पहुंचती है। और आगे अब यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका धीरे धीरे कि कैसे कैसे विकास होता है। फिर दिया है तैमूर का पुत्र होता है शाहरुख। ये एक कवि था और अपने दरबार में कवियों और चित्रकार को आश्रय प्रदान करता था। किसकी बात हो रही है? शाहरुख की बात हो रही है। और शाहरुख के समय ही ईरानी कला अपने उत्कर्ष पर पहुंचती है। मतलब ईरानी कला जो है ये अपने उत्कर्ष पर पहुंचती है, ये आपको याद रखना है। हाँ, आ जाइए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से पूछा जा रहा है ईरानी कला में बेहजाद
वह शाह मुजफ्फर श्रेष्ठ कलाकार थे, जिसमें बेहजाद को सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना जाता है। ये केवल भूमिका है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बेहजाद से, यहाँ से आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। बेहजाद की बात हो रही है, हाँ, बेहजाद की बात हो रही है। अब यहाँ से समझिएगा, बेहजाद जो है ना, ये ईरानी शैली का प्रमुख व सर्वश्रेष्ठ चित्र कलाकार है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी शैली से संबंधित है? ईरानी शैली से। आगे दिया है बेहजाद के बारे में कि सुल्तान हुसैन बेगरा का दरबारी चित्रकार था। बहुत इंपॉर्टेंट, सुल्तान हुसैन बेगरा का दरबारी चित्रकार कौन है? बेहजाद है। और सुल्तान हुसैन बेगरा की मृत्यु के बाद ये सुल्तान शाह इस्माइल के क्या है? सुल्तान शाह इस्माइल के संरक्षण में इन्होंने फिर काम किया है। ये भी याद रखना है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। फिर क्या होता है, धीरे धीरे स्टोरी आएगी समझ में, समझते जाइए। बेहजाद को ही पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पूर्व का राफेल किसको कहते हैं? बेहजाद को कहते हैं। हिरात शैली का जनक किसको कहा जाता है? बेहजाद को कहते हैं। पूर्व का राफेल किसको कहते हैं? बेहजाद को कहते हैं, ठीक है, ये सब आपका पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। बाबर ने अपनी आत्मकथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी आत्मकथा है? बाबरनामा है। इसमें क्या लिखा है कि बेहजाद एक कुशल चित्रकार था, परंतु दाढ़ी रहित, मतलब बिना दाढ़ी वाले जो चेहरे थे वो ठीक से नहीं बना पाता था। ये आपसे पूछा जाता है कि ये बाबर ने बाबरनामा में किसकी चर्चा की है? पहला तो यही बनता है, बेहजाद की है। और उसके बारे में क्या कहा है कि बिना दाढ़ी वाले जो चित्र हैं वो नहीं बना पाता था, बाकी वो ठीक ठाक अच्छी खासी पेंटिंग करता था। ये इन्होंने बोला है बाबर ने। पूछा जाता है हिरात जो है वो ईरान का प्रसिद्ध कला केंद्र था। ये भी याद रखना है, कौन सी जगह? हिरात की बात हो रही है। आगे अब ईरानी शैली की विशेषताओं की बात करते हैं, ठीक है। अभी स्टार्टिंग हो रही है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, समझ ना आए, लेकिन आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे ना हर चीज आपकी क्लियर होती जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दिया है ईरानी शैली की विशेषताओं में कि ईरानी चित्ररेखा प्रधान है। कैसी है? चित्र ईरानी जो चित्र है वो कैसी है? रेखा प्रधान है, और इसमें बारीकी रेखाओं का अधिक प्रयोग हुआ है। कैसी रेखाओं का? बारीक रेखाओं का यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। आगे इस्लाम धर्म में, बहुत सारा है इसलिए स्पीड में चलेंगे, ठीक है। इस्लाम धर्म में आकृतियों का निषेध होने के कारण सूक्ष्म अलंकरण की परंपरा ईरानी शैली में विकसित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है इस्लाम धर्म में आकृतियों का निषेध था, इसी की वजह से यहाँ पर सूक्ष्म अलंकरण की परंपरा ईरानी शैली में विकसित होती है। फिर दिया है ईरानी चित्रों में अभिव्यक्ति की अपेक्षा अलंकारिकता ज्यादा देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। ईरानी चित्रों में क्या है? अभिव्यक्ति से ज्यादा अलंकारिकता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। फिर दिया है ईरानी शैली में आकृतियां प्रायः कैसी बनी है? पौने दो चश्म बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर लगा लो स्टार। और चित्रों पर कलाकारों के नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत, चित्रों पर जो चित्रकारों के नाम आप लोग देखते हैं ना, इसकी जो स्टार्टिंग हुई है ना वो भी ईरानी शैली से ही देखने को मिलती है, ठीक है। अभी ये सब आएंगे, अभी तो केवल मुगल काल के बारे में ही बातचीत हो रही है, अभी ये सब आएंगे, अभी परेशान मत होइए। हाशिया बॉर्डर पूछा जाता है, इसकी स्टार्टिंग कौन सी शैली से हुई? तो ईरानी शैली से होती है, हाशिया बनाना बॉर्डर। चित्रों में सादे, सपाट, चमकीले रंग भरे गए हैं, रेखाएं जो हैं सूक्ष्म में रखी गई हैं इधर पे, ठीक है। आगे मुगल शैली की उत्पत्ति पूछी जाती है, किस किस से मिलकर हुई है? तो हिंदू और ईरानी शैलियों के मिश्रण से कौन सी शैली मिलती है? मुगल शैली बनती है। और मुगल चित्रकला देखो, हिंदू को ही हम भारतीय शैली भी बोल सकते हैं, ईरानी को ही हम पर्शियन शैली भी बोलते हैं, ठीक। तो आपको ऐसे भी दे सकता है कि भारतीय और पर्शियन शैलियों के मिश्रण से कौन सी शैली बनती है? तो मुगल शैली बनती है। या हिंदू और ईरानी मिलकर कौन सी शैली बनती है? मुगल शैली बनती है। तो आपको ऐसे भी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहां से स्टार्ट होता है कार्यकाल। पहले आप सबका कार्यकाल देख लीजिए, फिर एक एक करके हम आपको पूरा बताते हैं। देखो, बाबर की ही स्टार्टिंग होती है। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था, ठीक। फिर उसके बाद आता है हुमायूं, फिर अकबर आता है, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो आप लोगों ने ट्रिक भी पढ़ी होगी,
इसकी ट्रिक भी पढ़ी होगी, भाजी शाह, BHAJSA, भाजी शाह आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इस तरह से ये आप जानते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर उसका पुत्र औरंगजेब, ये क्रम है इसका। ठीक है, बाबर का जो है, बाबर पूछा जाता है कि इसका मकबरा, इसको हटा दीजिए, ये आपसे बहुत कम पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा बाबर के मकबरे से कि क्या है। बाबर का जो मकबरा था वो पहले कहाँ था? आगरा में था। वर्तमान में कहाँ है? काबुल में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको याद रखना है। तो बाबर का पहले कौन था, कहां पर था मकबरा? आगरा में। वर्तमान में कहां है? काबुल में है। हुमायूं का कहां है? दिल्ली में है। निर्माण किसने करवाया? हाजी बेगम ने करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकबर की बात करें, इसका मकबरा कहां है? तो सिकंदरा, आगरा में है। जहांगीर की बात करें तो इसका मकबरा कहां है? शहादरा, लाहौर में है। और शाहजहां का मकबरा कहां है? तो ये सभी जानते हैं, ताजमहल के पास आगरा में है। ठीक है। औरंगजेब क्या है? तो औरंगजेब का जो है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। तो मकबरे आपको 100% पूरे याद रखने हैं, बाकी ये बीच वाला हटा देंगे तो चल जाएगा, लेकिन मकबरे आपको सभी के याद होने चाहिए कि किसका मकबरा कहां पर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिख नहीं रहा है? लो अब दिखेगा। देखो, बाबर का कहां है? पहले आगरा में था, अब काबुल में है। हुमायूं का दिल्ली में है, बनवाया किसने? हाजी बेगम ने। अकबर का कहां है? सिकंदरा, आगरा में है। जहांगीर का शहादरा, लाहौर में। शाहजहां का ताजमहल आगरा में है। औरंगजेब का औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। ठीक, इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बाबर का जो काल है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये मुगल वंश का संस्थापक था। कौन? बाबर था। पूछा जाता है मुगल शैली का संस्थापक कौन है? यहां से क्वेश्चन बनेगा, अच्छे से दिमाग में रखना। ठीक है, हाँ, अच्छे से दिमाग में रखना। मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो जाएगा। मुगल शैली का संस्थापक कौन है? अकबर है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके टाइम को कहते हैं? तो ये जहांगीर के टाइम को कहते हैं। और मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? तो शाहजहां को। स्थापत्य का स्वर्ण युग शाहजहां, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर, मुगल शैली का संस्थापक अकबर, मुगल वंश का संस्थापक बाबर। तो इस तरह से आपको इतना याद रखना है। ठीक है मैम, क्लास चल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मिली है, क्या हुआ? ये आज हम जो है ना, आज हम पूरा सिस्टम रिस्टार्ट, पूरा हम अच्छे से रीसेट कर लेंगे तो सही हो जाएगा। ये पता नहीं क्या हो गया है, इस वाले में नहीं चलता है, दूसरे फोन में चल जाता है, दूसरे से कर रहे हैं आज हम। हाँ, दिया है मुगल कला का पतन किसके टाइम पे होता है? बहुत पूछा जाने वाला, औरंगजेब में होता है। तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फटाफट से। ठीक, थोड़ा सा छोटा है, जूम कर लीजिएगा फोन में तो आपको क्लियर दिख जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चिकन पॉक्स हुआ है इसलिए हम क्लास नहीं कर पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप आराम करिए, ठीक है, बाद में देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ से मेन मुगल वंश। अब आपका यहाँ से मेन चीजें स्टार्ट होती हैं। अभी तक हमने जो देखा वो केवल भूमिका बन रही थी, अब यहाँ से मेन चीजें स्टार्ट होती हैं। हाँ, अब मुगल वंश की बात करते हैं तो ये जो है 1526 से 1857 तक का मुगल वंश हमें देखने को मिलता है। अब संस्थापक की बात करें, कौन है मुगल वंश का संस्थापक? तो ये बाबर हो जाएगा। अब देखिए, बाबर की स्टार्टिंग होती है, बाबर का जो शासन काल है वो कब से कब तक है? इसने 4 साल शासन किया है, 1526 से 1530 के बीच में किया हुआ है। अब देखिए, ये है बाबर अपना। अब यहां से स्टार्ट होती है कहानी। बाबर का जन्म होता है वैलेंटाइन डे के दिन। ठीक, बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 में होता है। कहाँ होता है? फरगना, ईरान में होता है। कहाँ होता है? ईरान में होता है। समझिएगा, इधर से समझिएगा। आगे 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 दिया है, पूछा जाता है इनकी माता कौन थी? तो निगार खानम। आपको याद रखना है इनकी माता कौन थी? निगार खानम। और इनका वंश भी पूछा जाता है, कौन से वंश से? तो चंगेज खां वंश से थी। आपको ये भी याद रखना है। जन्म हुआ वैलेंटाइन डे में 1483 में, फरगना ईरान में, और माता है निगार खानम और चंगेज खां वंश से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे।
पूछा जाता है इनके पिता कौन है, तो उमर शेख मिर्जा इनके पिता हैं। इनका भी वंश पूछ लिया जाता है तो तैमूर वंश से इनका संबंध मिलता है। ठीक है, बाबर का पूरा नाम पूछा जाता है तो याद रखना है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे पूछा जाता है कि बाबर कितने वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठता है, तो 11 वर्ष की उम्र में ये फरगना की गद्दी पर बैठता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कलंदर की उपाधि किसने प्राप्त की थी, तो बाबर को मिलती है कलंदर की उपाधि, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो 1526 ईस्वी में ये पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का पहला युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। याद रखना, पूछा जाएगा कौन से युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना होती है, तो ये था पानीपत का युद्ध 1526 में, जिसमें इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, याद रखना है। बाबर की मृत्यु के बारे में बात करें तो बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हो जाती है। इसे आगरा में दफनाया जाता है, फिर इसके बाद इसको उठाकर काबुल में दफनाया जाता है। ये भी याद रखना, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं मकबरा में। ठीक है, अब यहां से असली खेल स्टार्ट होता है इनके बारे में कि बाबर, देखो एक बाबर था और एक जहांगीर, ये दोनों पढ़े लिखे इंसान थे, मुगल वंश के पढ़े लिखे इंसान थे। ये बाबर और जहांगीर, इन दोनों ने ही अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबर ने जो लिखी है अपनी आत्मकथा बाबरनामा, ये तुर्की भाषा में लिखी है, और जो जहांगीर ने लिखी है जहांगीरनामा, वो उन्होंने फारसी भाषा में लिखी है। तो याद रखना, पूछा जाता है कि कौन से ऐसे दो शासक रहे हैं मुगल वंश में जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, तो जहांगीर हो गया और यहाँ पर बाबर हो गया। दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चल तो यहाँ पर देख लीजिए, बाबर की आत्मकथा कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में, बाबरनामा के नाम से। इसी ग्रंथ में शाह मुजफ्फर का उल्लेख देखने को मिलता है। आपको याद रखना है, पूछा जाएगा शाह मुजफ्फर का जो नाम है वो कहां पर, कौन सी ग्रंथ में मिलता है, तो ये बाबरनामा में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पूछा जाएगा तुर्की भाषा में उल्लिखित बाबर का आत्मचरित तुजुके बाबरी, इसी को बाबरनामा बोलते हैं। ठीक है, बड़े महत्व की पुस्तक है, ये सभी जानते हैं। आगे बाबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर नामा का एक चित्र है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बाबर बगीचे में दावत करते हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाबर बगीचे में दावत करते हुए ये जो चित्र है वो कहाँ देखने को मिलता है हमें, तो ये बाबरनामा में बना हुआ है। आपको याद रखना है 1597 के लगभग। पूछा जाता है यह प्रथम शासक था जिसने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी, और इसे आत्मकथाओं का राजकुमार भी इसी वजह से कहते हैं। मतलब कहने का कि इसने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा, इसीलिए इसको आत्मकथाओं का राजकुमार कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है बाबर भारत आते समय अपने साथ में शाहनामा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। शाहनामा में किसका इतिहास है, तो ईरान के राजाओं का इतिहास है। इसकी एक सचित्र प्रति ले आया था, और यह पुस्तक वर्तमान में कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एशियाटिक सोसाइटी लंदन में इसको संग्रहित किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाबर भारत आते समय अपने साथ में क्या लाया, शाहनामा पुस्तक लाता है। ठीक है, रखी कहाँ गई है, एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। बाबर को मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बाबर को कौन सी शैली का जन्मदाता कहते हैं, मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना सभी को, ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं। अब देखो बाबर से संबंधित जो चित्र बने हुए हैं ये आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। पहला चित्र है बाबर बगीचे में दावत करते हुए, हम देख चुके कौन से ग्रंथ में है, बाबरनामा में है। बाबर ग्वालियर दुर्ग का निरीक्षण करते हुए, ये भी बाबर से संबंधित चित्र है। बाबर नावों के द्वारा सोन नदी पार करते हुए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको किसने बनाया है, जगन्नाथ ने बनाया है। और ये किसके टाइम पर था, ये अकबर के समय का था। अकबर के समय में जगन्नाथ चित्रकार के द्वारा बाबर नाव द्वारा सोन नदी पार करते हुए चित्र बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है।
क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चौथा चित्र आ जाता है बाबरनामा का चित्र। बाबरनामा का चित्र अकबर के काल में भूरा नामक चित्रकार के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? भूरा नामक चित्रकार के द्वारा बनवाया गया चित्र, जो वर्तमान में कहाँ रखा गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है। तो क्या है? बाबरनामा का चित्र अकबर के काल में भूरा नामक एक चित्रकार के द्वारा बनवाया जाता है और ये कहाँ पर रखा है? नई दिल्ली में इसको संग्रहित किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पर। अब यहां से बात करते हैं बाबरकालीन स्थापत्य की। इन्होंने क्या क्या बनवाया है इसको देख लीजिए। पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही मुगल काल की सबसे पहला स्थापत्य है, आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। संभल की मस्जिद किसके काल में बनती है? बाबर काल में। पानीपत की काबुली मस्जिद हो गई। अयोध्या की बाबरी मस्जिद ये सभी जानते हैं। ठीक है, बाबर का मंत्री था मीर बांकी, इसके द्वारा इसको बनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, फिर पूछा जाएगा कटे शिरों वाली मीनार, ये कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाया? बाबर के काल में बनती है। चार बाग पद्धति का उद्यान, जिसे हम आराम बाग बोलते हैं, ये भी बाबर के टाइम पे। तो बाबर के टाइम पे कौन कौन से स्थापत्य इंपॉर्टेंट है? पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद किसके टाइम पे? बाबर के टाइम पे बनती है और सबसे पहली स्थापत्य भी है ये मुगल काल की। संभल की मस्जिद, अयोध्या की बाबरी मस्जिद, कटे सिरों वाली मीनार, चार बाग पद्धति का उद्यान। तो ये सब किसके टाइम का है? ये सब आपके बाबर के टाइम का है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हुमायूं की। ठीक है, हुमायूं का काल आ जाता है, तो 1530 से 40 के बीच का जो टाइम है वो हुमायूं का मिलता है और फिर ये बीच में चला जाता है, बीच में शेरशाह आ जाता है। ठीक है, फिर 1555 से 56 के बीच में फिर लौट किया जाता है अपने भारत में। तो ये है, इनका जन्म होता है 1508 में होता है। अब हुमायूं, देखो बाबर के जो बेटे थे ना, सबसे बड़ा हुमायूं था, इसलिए इसी को राजगद्दी मिल जाती है। तो 1530 से 1556 में जब ये बैठता है ना, तो क्या करता है? हुमायूं शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है, क्या होता है? तो ये होता है भाग्यवान। हुमायूं शब्द का अर्थ क्या होता है? भाग्यवान होता है। और हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। अन्य तीन मतलब चार बेटे थे, चार में सबसे बड़ा हुमायूं था। ठीक, और कौन कौन थे? कामरान था, अस्करी था, हिंदाल थे। ये तो चार पुत्र जो है ना, ये चारों के चारों किसके पुत्र हैं? बाबर के पुत्र हैं। और बाबर का बड़ा बेटा था हुमायूं, इस वजह से इसको गद्दी पे बैठा देते हैं। पत्नी कौन थी इनकी? हमीदा बानो, इसी को हम हाजी बेगम बोलते हैं। बहन कौन थी इनकी? तो गुलबदन बेगम थी। किसकी बहन की बात हो रही है? हुमायूं की बहन की बात हो रही है, हुमायूं की पत्नी की बात हो रही है। ठीक है, चलिए पूछा जाता है बाबर की मृत्यु के उपरांत 1530 ईस्वी में हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है और 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? कहां पर की थी? पहली बात दिल्ली में। किसने की थी? तो हुमायूं ने की थी। कब की थी? 1533 में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये अच्छे से याद रखना है। हाँ, तो क्या है? बाबर की मृत्यु के उपरांत 1530 ईस्वी में हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है और 1533 में इसने हुमायूं ने ही दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी 1533 में। फिर क्या होता है? इसकी मृत्यु 1556 में दीन पनाह नगर में ही, ये पुस्तकालय था, इसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। मृत्यु कब हो जाती है? 1556 में, इसी सीढ़ियों से गिरकर हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, पूछा जाता है हुमायूं की आत्मकथा कौन सी थी? हुमायूं नामा थी, लेकिन इसको लिखा किसने है? रचना किसने की है? इनकी बहन जो गुलबदन बेगम थी, इन्होंने इसकी रचना की हुई है। ठीक है, हाँ, लड़खड़ाकर गिर गया था, बिल्कुल। और कौन सी भाषा में की है? फारसी भाषा में की है। ठीक, तो हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। फारसी भाषा में किसकी आत्मकथा है? हुमायूं की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हुमायूं अपने साथ 1555 ईस्वी में अब्दुस्समद, अब ये देखो बीच में चला जाता है, जब ये शेरशाह सूरी अपने बीच में आ जाते हैं ना, भारत पे शासन करते हैं, तब ये भाग जाता है। ठीक, भाग जाता है, वहां से लाता है अपने साथ किसको? अब्दुस्समद सीराजी को, और मीर सैयद अली को भारत लेके आता है। ठीक, तो यहां से ये पूछा जाता है कि हुमायूं अपने साथ किसको किसको लेके आया?
तो अब्दुस्समद को मीर सैयद अली को लेके आता है। अब क्या होता है इसके बाद समझिएगा। पूछा जाता है हुमायूं का मकबरा, अभी ये सब आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, देख चुके हैं, दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर के काल पे होता है, ठीक है। वास्तुकार कौन था, मिर्जा घियात था। इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके टाइम पे, अकबर के काल पे होता है। कौन बनाता है, मिर्जा घियात, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। हुमायूं का मकबरा जो है मुगल वास्तुकला की प्रथम इमारत मानी जाती है। मुगल वास्तुकला की प्रथम इमारत कौन सी मानी जाती है, तो ये मानी जाती है हुमायूं का मकबरा, ठीक है, आपको याद रखना है। और यह मकबरा जो है कैसा बना है, अष्टभुजाकार बना है। और कैसा गुंबद है, इसमें दोहरा गुंबद मिलता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट, कि कौन सी इमारत में, मतलब कौन सी इमारत है जो अष्टभुजाकार है और दोहरा गुंबद यूज हुआ है, तो ये हुमायूं के मकबरे में हुआ है, ठीक है। हाँ, कबूतर को अभी अभी आएगा, सब कुछ आएगा धीरे धीरे। देखो आ गया। हुमायूं ने कबूतर के पंख को काटकर उसका चित्रण करवाया था, खूब दम से पूछा जाता है, पॉइंट लगा लीजिए। चलिए, हुमायूं अपने प्रवास के दौरान अपने साथ पुस्तक रखता था, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अकबर के बारे में। अभी हम लोग पहले जो है शासक पढ़ रहे हैं, फिर उसके इनके काल में जितने भी कलाकार आए होंगे, चित्रकार आए होंगे, उनको पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे आगे चलते हैं। अकबर की बात आती है तो 1556 से 1605 का टाइम मिलता है। अब इनका जन्म कब होता है, 1542 ईस्वी में होता है। अकबर जो है ना, हाँ हाँ, अकबर जो है ना वो 12 वर्ष की आयु में ही 1556 में मुगल सिंहासन पर बैठ जाता है, ठीक है। ये बहुत कम उम्र में ही गद्दी पर बैठ जाता है। अकबर का पूरा नाम पूछा जाता है। अच्छा बताओ, अभी अभी हमने बाबर का नाम पढ़ा है, क्या नाम है बाबर का, बताओ जल्दी से पूरा नाम। अकबर का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर था। इनकी माता कौन थी, हमीदा बानो बेगम थी। और अकबर की आत्मकथा है आईने अकबरी। आईने अकबरी किसकी है, अकबर की है। इसी को हम अकबरनामा बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, इसी को हम अकबरनामा के नाम से जानते हैं। और इसको लिखा है किसने, अबुल फजल ने। कौन सी भाषा में, ये भी पूछ लिया जाता है, तो लिख लीजिए फारसी भाषा में, ये लिखा है, नीचे लिखा है, ठीक है, फारसी भाषा में इसको लिखा जाता है। तो अकबर की आत्मकथा कौन सी है, आईने अकबरी है। अकबरनामा बोलते हैं, फारसी भाषा में लिखी गई है। किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा इसको लिखा गया है। बहुत बढ़िया, जहीरुद्दीन, हाँ, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम था, ठीक है। अच्छा, बाबर की आत्मकथा कौन सी थी, ये बता दीजिए। हुमायूं की आत्मकथा कौन सी थी, किसने लिखी, ये बता दीजिए। और अकबर की आत्मकथा कौन सी है, वो किसने लिखी है। तीनों के नाम एक साथ लिख दीजिए तो मजा आ जाए, ठीक है। हाँ हाँ, जोधा अकबर, जिसने सीरियल देखा होगा ना, तो थोड़ा बहुत उसके दिमाग में चीजें होंगी। चलिए, अकबर का विवाह जो है राजा भारमल की पुत्री थी जोधाबाई के साथ में होता है, ठीक है। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब अकबर के नवरत्न बहुत पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अकबर के नवरत्न कौन से हैं, तो ये याद रखना, बीरबल है, फिर अबुल फजल है, टोडरमल है, भगवान दास है, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, फिर दिया है मुल्ला दो प्याजा, मान सिंह, हकीम हुनाम। इस तरह से आपको ये 9 रत्न अच्छे से याद रखना है। हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, बीबी टाटा, याद है ना, बीबी टाटा, है ना, ऐसे करके हमने आपको ट्रिक बताई थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बीबी टाटा हूं, बताया था ना हमने, बीबी टाटा ठीक, इस तरह से हमने ट्रिक बताई थी। आप इसमें जोड़ लीजिएगा, बी से क्या है, बी से क्या है, टी से क्या है, टी से क्या है, ऐसे मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल शैली की स्थापना अकबर के समय में होती है, इंपॉर्टेंट है। मुगल शैली की जो स्थापना है ना, वो अकबर के समय में होती है। इस शैली का विकास भी अकबर के ही समय में होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ हाँ हाँ, करवाएंगे, ट्रिक भी करवाएंगे, परेशान मत होइए, थोड़ा सा हम भी बिजी हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, चल दिया है, हुमायूं के समय दो ईरानी चित्रकार मुगल दरबार में आए थे। ये चित्रकार पूर्ण रूप से ईरानी शैली में चित्रों का निर्माण किए थे। वहीं आगे अकबर के समय में ईरानी भारतीय चित्रकारों ने मिलकर एक नवीन शैली मुगल शैली की स्थापना की। देखिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने पिछली बार भी पढ़ाया था तो आप लोग कंफ्यूज थे। हमने बताया था कि मुगल शैली की जो स्थापना हुई है वो अकबर के समय में हुई है। आप लोग बोलते हैं कि नहीं मैम हुमायूं के समय में हुई है, लेकिन क्या होता है ना कि मुगल शैली की जो शैली जो बन जाती है ना, ये आपकी अकबर के समय में बनती है। जबकि इसके पहले जब हुमायूं होता है, बाबर होता है, तब केवल ईरानी चित्रकार ही उस चीज में मिले होते हैं। लेकिन जब ये ईरानी चित्रकार भारत में आ जाते हैं तो भारतीय प्लस ईरानी दोनों ही जब मिलके काम करने लगते हैं ना, तब अपनी मुगल शैली की नींव पड़ती है, और ये पड़ती है आपकी अकबर के टाइम पे। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा अब आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। आगे अब अकबर की चित्रशालाएं पूछी जाती हैं, कौन सी है। अकबर की चित्रशालाओं की बात करें तो 1558 से 1572 तक जो इनकी चित्रशाला होती है, कहां पर, आगरा में होती है। 1572 से 1585 के बीच में जो आगरा जो चित्रशाला बनती है वो कहां पर, ये फतेहपुर सीकरी में होती है। आगे टाइम पूछा जाता है कि कहां से कब, मतलब कब से कब तक कहां रहती है, तो चारों के टाइम आपको ये याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, 1558 से 1572 ईस्वी तक कहां पर, आगरा में। 1572 से 1585 तक कहां पर, फतेहपुर सीकरी में। 1585 से 1605 तक कहां, लाहौर में। और 1603 से 1601 के बीच में फिर से आगरा में आ जाती है। इस तरह से आपका जो है ये चित्रशालाएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया है मुगल कला का सर्वाधिक विकास जो है वो किसके समय में होता है। सर्वाधिक विकास जो होता है ना वो अकबर के टाइम पे होता है, मतलब 1585 से 1601 के बीच में सबसे ज्यादा मुगल कला का विकास होता है। फिर दिया है मुगल शासकों में अकबर ने सबसे पहले चित्रशालाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। कौन से शासक ने, अकबर ने किया था, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अकबर का शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ, आगरा, दिल्ली, लाहौर में था, ये भी याद रखना है आपको। आगे अकबर ने बचपन में अब्दुस्समद सीरा जी से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने बचपन में किससे कला की शिक्षा प्राप्त की थी, अब्दुस्समद सीरा जी से प्राप्त की थी। और आईने अकबरी के अनुसार अकबर ने हेमू का भी चित्र बनवाया था। इंपॉर्टेंट है, किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, आईने पूछा जाता है किसके अनुसार, कौन से ग्रंथ के अनुसार हम ये कहते हैं कि अकबर ने हेमू का चित्र बनवाया, तो किसने, आईने अकबरी के अकॉर्डिंग ही हम बात करते हैं। आगे पूछा जा रहा है अकबर ने बड़े बड़े कलाकारों को अपने महल में आश्रय दिया और उन्हें धन एवं सम्मान भी दिया। ठीक, आगे अकबर अपने दरबार में प्रत्येक सप्ताह, इंपॉर्टेंट लाइन, प्रत्येक सप्ताह चित्र प्रदर्शनी। पूछा जाता है कि अकबर जो है अपने दरबार में कितने समय बाद चित्र प्रदर्शनी आयोजित करता था, एक सप्ताह में, एक महीने में, 4 महीने में, 10 महीने में, ऐसे करके। तो सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह करता था। और श्रेष्ठ कृतियों को उचित सम्मान भी प्रदान करता था। ठीक है, चलिए आगे अकबर के कला साहित्य प्रेम की तुलना हिंदू सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय से की जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना। अभी सब कुछ आएगा, राम जगत जी परेशान मत होइए, अभी सब कुछ आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। अभी केवल शासक बता रहे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, अकबर के कला साहित्य प्रेम की तुलना जो है हिंदू सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय से की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं, अकबर कालीन कुछ चित्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं। फिर दिया गया है आईने अकबरी के अनुसार, देखो आ गया, आईने अकबरी के अनुसार अकबर के समय में 100 से अधिक चित्रकार थे जो फतेहपुर सीकरी के चित्रशाला में कार्यरत थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। किसके अकॉर्डिंग बात हुई है, आईने अकबरी के अकॉर्डिंग हुई है। आगे बढ़ेंगे, आईने अकबरी में जो है 13 उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार हैं, 4 मुस्लिम चित्रकार का उल्लेख मिलता है। किसके अकॉर्डिंग है, आईने अकबरी के अकॉर्डिंग है, आपको
याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 13 हिंदू चित्रकार कौन कौन से हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाएंगे, चलिए बता ही देते हैं यहां से। 13 हिंदू चित्रकार कौन कौन है? पहला माधव है, दूसरा केशव है, तीसरा जगन्नाथ है। माधव, केशव, जगन्नाथ। फिर है दसवंत, बसावन, मुकुंद, तारानाथ, सावलदास। ये सब आपको अच्छे से बिल्कुल से रट लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाता है ये सब। ठीक है, आगे फिर कौन है? खेमकरण, खेमकरण, लाल, महेश, राम, हरिवंश। तो ये 13 के 13 कौन है, एक बार फिर से सुन लीजिए। 13 हिंदू चित्रकार किसके समय पे हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये सब अकबर के समय के 13 हिंदू चित्रकार हैं, आईने अकबरी बताती है ये। माधव, केशव, जगन्नाथ, दसवंत, बसावन, इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा कौन कौन अकबर के टाइम का है, कौन नहीं है। तो मुकुंद, तारानाथ, सावलदास, खेमकरण, लाल, आगे सावलदास, खेमकरण, लाल, महेश, राम, हरिवंश। ठीक, अब 4 मुस्लिम, देखो 13 ना याद हो, फुटकर फुटकर याद कर लीजिए, याद जरूर करना है, लेकिन 4 आपको ये रटे होने चाहिए। कौन कौन से? फारूक बेग, मीर सैयद अली, अब्दुस्समद, मिस्किन। बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। मिस्किन कौन है? ये भारतीय मुसलमान था, अब्दुस्समद सिराज था, और मीर सैयद अली तबरेज का था, और ये फारूक बेग कलमाक का। ठीक, तो इस तरह से आपको ये चारों के चारों मुस्लिम याद रखने हैं, आपको याद रखना है। फुटकर का मतलब होता है कि एक एक करके आपको याद करने हैं। ठीक है, हाँ याद हो गया मैम जी, शाबाश। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तुजो के बाबरी, जिसे हम बाबरनामा बोलते हैं, आत्मकथा किसके द्वारा? बाबर के द्वारा रचित ग्रंथ है, जो कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में है, पढ़ चुके हैं। वाक़यात ए बाबरी ग्रंथ बाबरनामा का फारसी में अनुवाद है। इसकी रचना किसने की है? अब्दुल रहीम खान खाना ने की है। किसके समय में की है? अकबर के समय में की है। ये सारे फैक्ट बन रहे हैं, ये सब आपसे, हाँ हमने ट्रिक बताई थी। सब कुछ ट्रिक वाली क्लास अलग है, यहाँ हम पूरा संपूर्ण पढ़ा रहे हैं ना, इस वजह से यहाँ ट्रिक नहीं बता रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, वाक़यात ए बाबरी ग्रंथ किसने लिखा? बाबरनामा ने, फारसी में अनुवाद किया। इसकी रचना किसने की है? रहीम खान खाना ने अकबर के समय में की है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। आगे बढ़ेंगे। वाक़यात ए बाबरी के अनुसार, देखो हमने ऊपर पढ़ा था आईने अकबरी, यहां हम लोग पढ़ रहे हैं वाक़यात ए बाबरी के अनुसार अकबर के समय में 19 उच्च कोटि के हिंदू और 3 उच्च कोटि के मुस्लिम चित्रकार थे, ये भी याद रखना है। और आईने अकबरी के अनुसार हमने कितने देखे थे? 13 देखे थे, ये भी रिपीट हो गया इधर पे। चलिए आगे चलते हैं। आईने अकबरी के अनुसार, चलिए दिया है, आईने अकबरी के अनुसार अकबर के समय के श्रेष्ठ मुस्लिम चित्रकार कितने थे? 4 थे, ये आईने अकबरी की बात हुई है। वाक़यात ए बाबरी के अनुसार अकबर के काल में हिंदू कितने थे? 19 थे। अभी अभी हमने पढ़ा है, जो वही चीज फुटकर में लिख दी है, ये अलग अलग करके। ठीक है, ये याद रखना, ये होता है फुटकर। फिर वही चीज दे दी। वाक़यात ए बाबरी के अनुसार मुस्लिम कितने हैं? तो 3 है। तो आपको याद रखना है बिल्कुल से, ये जो आंकड़ा आपके सामने दिया है ना, 19 3 और 13 4, ये दोनों आंकड़े इसको अच्छे से याद रखना है। मीर सैयद अली जुदाई की बात करते हैं। अब यहां से बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, पूरा पढ़ना है आपको, यहां से कान खोल लो, यहां से बहुत बनते हैं क्वेश्चन। मीर सैयद अली सफवी शैली का पूछा जाता है। चलिए, मीर सैयद अली सफवी शैली का फारसी चित्रकार था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी शैली का? सफवी शैली का था। 16वीं शताब्दी की द्वितीय चरण में तबरेज में इसका जन्म होता है। कहाँ होता है? तबरेज में इसका जन्म होता है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में। फिर दिया है 1555 ईस्वी में यह हुमायूं के साथ में भारत आता है। किसके साथ में? हुमायूं के साथ में आता है। और ऊपर पढ़ा था ना। अच्छा, एक और कौन आता है साथ में, बताओ जल्दी से, कौन आया था दूसरा? मीर सैयद अली तो आया ही था, एक और कोई आया था, बताओ जल्दी से कौन आया था? मीर सैयद अली जो है, ये चित्रकार तो था ही, लिपि लेखन में भी अच्छा खासा इसको नॉलेज थी। ठीक है, हाँ शाबाश, अब्दुस्समद आया था, वेरी गुड।
आगे चलते हैं। ये हो गया। आगे, मीर सैयद अली कौन था? कवि भी था। और ये जुदाई के नाम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, पूछा जाता है किस नाम से ये कविता की रचना करता था? जुदाई नाम से ये कविताओं को लिखता था, ये भी याद रखना है। मीर सैयद अली जो है ये ग्राम्य चित्रण करने में पारंगत था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मीर सैयद अली ग्राम्य चित्रण करने में भी पारंगत था, ये भी याद रखना है। आगे, आगे दिया है हमजानामा के प्रारंभिक 4 खंडों के चित्रण। हमजानामा की बात हो रही है, तो हमजानामा के आरंभिक जो 4 खंडों के चित्रण पर ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है, जिसका पर्यवेक्षण कार्य किसने किया था? मीर सैयद अली ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। मीर सैयद अली को हुमायूं के द्वारा नादिर उल मुल्क की उपाधि दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछ लिया जाता है नादिर उल मुल्क का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है युग का आश्चर्य। इसका मतलब क्या होता है? युग का आश्चर्य होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसने दी थी? हुमायूं ने दी थी, ये भी याद रखना। किसको दी थी? मीर सैयद अली को। आगे, मीर सैयद अली जो है वो नस्तालिक लिपि का अच्छा लिपिक था। ये भी पूछ लिया जाता है कि नस्तालिक लिपि का अच्छा लिपिक कौन था? तो मीर सैयद अली था। तो इतना जितना हमने आपको बताया ना मीर सैयद अली के बारे में, ये चीजें फैक्ट आपको पूरी रट लेनी है। 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए, मीर सैयद अली के प्रमुख चित्र बहुत पूछे जाते हैं। गाय का वध करते जहाब, जिसे हम कसाई बोलते हैं, तो गाय का वध करते हुए कसाई किसने बनाया है? मीर सैयद अली ने बनाया है। लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू, ये भी किसने बनाया है? मीर सैयद अली ने इसको बनाया है। ठीक है, और क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और देखो, एक बार जल्दी से दिल उड़ा दो, फटाफट से दिल उड़ा दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये लिपि होती है, जैसे आपकी देवनागरी लिपि होती है ना, ऐसे ही नस्तालिक लिपि होती है। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट पर, मजनू का जन्म इन्हीं ने बनाया है। बहराम तथा गड़दिया, ये भी इन्हीं ने बनाया है। तो इनके 4 आपको चित्र बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। पहला, गाय का वध करते कसाई। दूसरा है लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू। तीसरा है मजनू का जन्म, बहराम तथा गड़दिया। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब किसने बनाए हैं? मीर सैयद अली ने इसको बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब्दुस्समद सीराजी इधर से आ जाता है। अभी हमने किसको देखा? मीर सैयद अली को देखा। अब हम बात करते हैं अब्दुस्समद सीराजी की। एक जगह आपको हर चीज मिली जा रही है। ठीक है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक आपके धीरे धीरे करवा देंगे। ठीक है, परेशान मत होइए। और हाँ, आज हमने आपका मुगल कला पढ़ा दिया है। ठीक है, मुगल कला भी हम आज पूरा पढ़ाए दे रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना, वो आपका रहेगा कला के क्रमिक विकास। कला का क्रमिक विकास रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कला का क्रमिक विकास, जिसमें हम आपके पूरे जितने भी ग्रुप वगैरह हैं वो सब हम आपके वो पढ़ा देंगे। ग्रुप और जितने भी कला संस्थान वगैरह है ना, वो सब आपके पढ़ेंगे परसों के दिन। ठीक है, तो परसों हम लोगों को कला का क्रमिक विकास पढ़ना है। ठीक, सुपर क्लास मैम जी। हाँ, सुपर क्लास है तो फटाफट से क्लास को लाइक भी करना है। मैम प्रश्न से कराएं, मजा आता है। प्रश्न भी करवाएंगे, परेशान मत होइए, प्रश्न भी होंगे, काहे टेंशन ले हो। तो ये हो गया। अब्दुस्समद सीराजी को देखते हैं। अब्दुस्समद का जन्म कहाँ होता है? ईरान में होता है। कहाँ पर? शिराज में होता है, इसीलिए इसको शिराजी की उपाधि दे दी जाती है। फिर अब्दुस्समद जो है शिकस्त शैली का अच्छा लेखक था। पूछा जाता है शिकस्त शैली से किसका संबंध है? अब्दुस्समद का। नस्तालिक लिपि से किसका संबंध है? बताओ जल्दी से, अभी हमने पढ़ा है ऊपर, फटाफट से करेंगे। किंतु वह चित्रकार के रूप में ज्यादा विख्यात था। किसके रूप में? चित्रकार के रूप में। आगे, यह फारसी सुलूपी पूछा जाता है कि फारसी सुलूपीकार और साथ में चित्रकार भी था अब्दुस्समद सीराजी। इसे हुमायूं ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। सीरी कलम की उपाधि किसको दी? हुमायूं ने ये दी थी अब्दुस्समद सीराजी को। अच्छा बताओ, मीर सैयद अली को कौन सी उपाधि दी थी इन्होंने? बताओ जल्दी से, क्या होगा? हाँ, बताओ जल्दी से। मीर सैयद अली को इन्होंने कौन सी उपाधि दी थी, ये बताएंगे। आगे,
पूछा जा रहा है 1555, और साथ में बता देना कि उसका अर्थ क्या था। नादिर उल मुल्क का जो अर्थ था वो क्या था, अर्थ भी बताओ जल्दी से। मैम क्वेश्चंस कब करवाएंगे? क्वेश्चंस आज नहीं, क्वेश्चंस हम इसके बाद वाली क्लास में करवाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। हुमायूं के साथ भारत में आता है, सभी जानते हैं। 1576 में अब्दुस्समद को अकबर ने फतेहपुर सीकरी की टकसाल का अधीक्षक बनाया और 1584 में मुल्तान का दीवान बना दिया। किसको? अब्दुस्समद को। इतना प्रिय हो गया था ये, ठीक है। चलिए, हाँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, परेशान मत होइए, आज नहीं होंगे, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, ठीक है। दिया है अब्दुस्समद ने अपने अंतिम समय में अकबर द्वारा चलाए गए धर्म दीन इलाही को अपनाया था। किसको? दीन इलाही धर्म को किसने अपनाया? अब्दुस्समद ने अपनाया था। किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा। अच्छा बताओ, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? आज की ही क्लास में पढ़ा है, बताओ जल्दी से। अब्दुस्समद के पुत्र का नाम क्या था? शरीफ नाम था, जो जहांगीर का सहपाठी था। ये भी याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। शाबाश, दीन पनाह हुमायूं, वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर आते हैं। दसवंत जो है वो अब्दुस्समद का प्रमुख शिष्य था। दसवंत किसका शिष्य? अब्दुस्समद का शिष्य था। और हमजा नामा के अंतिम 8 खंडों का निर्देशन अब्दुस्समद ने ही किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, 4 खंडों का किसने किया था और कौन से ग्रंथ का किया था ये भी बताओ। और यहां 8 खंडों की बात हो रही, तो ये किसने किया था? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। आगे क्या था ये? चलिए ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ आगे बढ़ेंगे। दिया है इसकी भी प्रारंभिक शैली ईरानी सफवी शैली के समान थी, बाद में इसमें भारतीय प्रभावों को ग्रहण कर लिया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर नहीं, पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, आप सारा कुछ इसी को पढ़ लेना, ठीक है। हाँ अरे हुआ कुछ नहीं था, वो बदबू वाले कीड़े आते हैं ना बरसात में, वही पता नहीं दब गया था कहीं, तो वो मर गया है, तो बदबू आने लगी थी। चलिए आ जाइए। दिया है अब्दुस्समद ने बेहिजाद के चित्रों को संशोधित किया और भित्ति चित्र भी बनाए थे, ठीक है। फिर दिया है अब्दुस्समद सिराजी पशु चित्रण में सिद्धस्त था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हाँ बहुत बढ़िया, 4 खंड जो थे मीर सैयद अली ने, 8 खंड अब्दुस्समद ने, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। मीर सैयद अली और अब्दुस्समद को मुगल शैली का जन्मदाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुगल शैली का जन्मदाता भी कहते हैं, याद रखना है। मुगल शैली की स्थापना मुगल काल में अकबर के समय में होती है, इसीलिए मुगल शैली का जो जनक कहते हैं, ये किसके समय पे पनपी? तो यही हम कहते हैं अकबर के समय पे पनपी। क्यों पनपी? आपने समझ लिया ना क्यों पनपी? अब आ गया समझ में, बताओ जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। हमजानामा पर सर्वाधिक चित्रण, अरे वो जो लाइटिंग वाले होते हैं ना, कि लाइट में वो घूमते रहते हैं, बाद में वो मर जाते हैं, वही बदबू देने लगते हैं, छिपकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमजानामा पर सर्वाधिक चित्रण अब्दुस्समद सिराजी की देखरेख में हुए हैं, ये भी याद रखना है। आप लोगों ने देख ही लिया 8 खंड। आगे बढ़ेंगे। अब आती है बात दसवंत की। किसकी? अब बात आती है दसवंत में, ठीक है। दसवंत जो है कौन सी जाति का था? कहार जाति का था, ये आपको याद रखना है। फिर चलते हैं आगे। तो दिया है दीवारों पर चित्रण कार्य को करता देखकर अकबर उसे अपने साथ लेकर आया था। किसको?
दीवारों पर चित्रण कार्य करता देखकर अकबर किसे लेके आया? दसवंत को। ठीक है, और दसवंत जो है ये अब्दुलशमत के शिष्यों में अग्रणी था। ये सारे फैक्ट बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए, दसवंत जो है ना वो जयपुरी आराइस पद्धति में पारंगत कलाकार था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रज्मनामा के 21 चित्रों पर दसवंत का नाम देखने को मिलता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो रज्मनामा के जो 21 चित्रों पर दसवंत का नाम मिलता है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। दिया है दसवंत ने भारतीय देवी देवताओं का अंकन जो है उच्च कोटि का किया है। और देखो ये बहुत पूछा जाता है, कौन सा कलाकार है जिसने भारतीय देवी देवताओं का अंकन उच्च कोटि में किया है? तो कि किसने किया है? दसवंत ने किया है। और दसवंत ने भयंकर राक्षसी आकृतियों को भी चित्रित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। हाँ, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। शुभम पटेल, मेरा नाम ले लो। आ जाइए हमारे गुरुदेव, आ जाइए। चलिए, ठीक है, अब अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हाँ, अकबर का प्रिय अभी आएगा, सब कुछ आएगा धीरे धीरे। दिया है 1584 ईस्वी में दसवंत ने पागल होकर आत्महत्या कर ली थी। किसने पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? दसवंत ने कर ली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आईने अकबरी के अनुसार दसवंत को इस युग का विशेषज्ञ भी कहा जाता है। दसवंत को इस युग का विशेषज्ञ भी कहा जाता है, आईने अकबरी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, आगे। दसवंत को मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। किसको? दसवंत को कहा जाता है। अब आते हैं बसावन की बात कर लेते हैं। बसावन की बात, तो बसावन जो है अकबर का प्रिय चित्रकार था। कौन? बसावन था। आगे नेक्स्ट पर दिया है बसावन जो है लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने काम किया था और मुगल शैली में अनेक ग्रंथों की चित्र रचना की थी और लगभग 200 चित्रों का निर्माण भी किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बसावन ने रज़्मनामा, बहारिस्तान जामी, दराबनामा, अकबरनामा, इन सब का भी चित्रण कार्य किया है। इसका भी चित्रण कार्य किया है, आपको याद रखना है। किसका किसका? रज़्मनामा, बहारिस्तान जामी, दराबनामा, अकबरनामा, इन सब में भी इन्होंने चित्रण काम किया है, आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ। मैम कितने बजे से पढ़ाती हैं? शाम को 7 से 9 हमारी क्लास चलती है, आप सभी लोग क्लास से जुड़ा करिए। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। दिया है आपके सामने राय कृष्णदास के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बसावन पृष्ठिका बनाने, मतलब बसावन जो है पृष्ठिका बनाने, आकृतियों के आलेखन में पुते हुए रंग लगाने और सबीह लगाने और चित्रकारी के कई विधाओं में सर्वोत्तम था। ये किसके अकॉर्डिंग बात हो रही है? राय कृष्णदास के अकॉर्डिंग ही ये चीजें बातें हो रही हैं। ठीक है, हाँ शुभम जी बोलिए, क्या बात है आपकी, बताइए। आगे पूछा गया है बसावन के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव सबसे ज्यादा थे। बसावन के चित्रों में जो है देखने को मिलता है यूरोपीय प्रभाव, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। सुधीर शर्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुमन जी चलिए आ जाइए। दिया है बसावन के पुत्र का नाम कौन था? मनोहर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जो जहांगीर की काल में प्रसिद्ध चित्रकार था। बसावन अकबर के समय में स्टिल लाइफ चित्रण का प्रयोग करता था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, स्टिल लाइफ का चित्रण किसने किया था? याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शुभम जी आपको नौकरी की क्या जरूरत है भाई? आप तो बढ़िया अच्छे खासे सेटल हैं, काहे परेशान हो? बढ़िया रेलवे में कर रहे हैं आप, करिए आराम से, दम से। ठीक है, हाँ चलिए। अबुल फजल के अनुसार बसावन पृष्ठभूमि निर्माण, वस्तुओं के यथारूप चित्रण तथा कला के अन्य कार्यों में अपने समझ का अद्वितीय कलाकार था। ये भी याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। चलिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना आपके सामने शुभम पटेल जी हैं, ये हमारे टीचर हैं। ये जो है ना ये हमारे टीचर रह चुके हैं। हाँ चलिए आ जाइए। बसावन के प्रमुख चित्र हैं, ये आपसे पूछे जा रहे हैं, बताइए क्या होगा।
आपकी क्लास में ना हमसे रिलेटेड बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं देखने कि वैष्णवी मैम जो है कैसा पढ़ा रही हैं, कैसा नहीं पढ़ा रही हैं, तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, ठीक है। हाँ, संस्कृत और हिंदी पढ़ाते थे ये हमें, संस्कृत और हिंदी और जीके जीएस इनका बेस्ट था। हाँ, अपनी क्लास में ना बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं वो भी आती हैं, हमारे कुछ टीचर्स हैं वो भी आते हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं वो भी आते हैं क्लास में देखने कि वैष्णवी मैम कैसा पढ़ा रही हैं, कैसे कैसे किनको किनको पढ़ा रही हैं, और बच्चों का क्या फीडबैक आ रहा है, वो सभी मतलब एक तरह से चेकआउट होता है। तो आप लोग थोड़ा सा ना इस बात का भी ध्यान रखा करिए, ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, हाँ मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, हाँ थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। अब दिया है बसावन के प्रमुख चित्रों की बात करते हैं। तो पहले नंबर पे दिया है शेख अबुल कशाब एक दरवेश के दर्शन करते हुए। ये किसने बनाया है? शेख अबुल कसाब एक दरवेश मतलब संत के दर्शन करते हुए किसने बनाया है? बसावन के प्रमुख चित्रकार हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे चलेंगे। एक कृष्णकाय घोड़े के साथ निर्जन प्रदेश में मजनू, ये भी किसका है? ये भी बसावन के ही प्रमुख चित्र हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है पुल पार करते हुए हाथी, लो इकट्ठा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बसावन के कौन कौन से हैं? हाँ, बसावन के प्रमुख चित्र कौन से हैं? शेख अबुल कसाब एक दरवेश के दर्शन करते हुए, दूसरा है एक कृष्णकाय घोड़े के साथ निर्जन प्रदेश में मजनू, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है पुल पार करते हुए हाथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब किसके हैं? बसावन के प्रमुख चित्र हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार कौन था? बसावन था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। बसावन को उस्ताद नाम से पुकारा जाता था, जो मुगल चित्रकला में एक सम्मानित था, ठीक है, याद रखना है। जो उस्ताद जिसको कहते थे ना, बहुत अच्छा खासा इंसान होता था, उसी को हम उस्ताद बोलते थे, बिल्कुल से गुरु टाइप का इंसान उसको बोलते थे, ठीक है, याद रखना। अब आते हैं मिस्किन की बात करते हैं। यह जो है ना, ये अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार था और यह भारतीय मुसलमान था। यह पशु पक्षियों का यथार्थ चित्रण करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है किसकी बात? तो मिस्किन की बात हो रही है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे। अब इनके प्रमुख चित्रों की बात करें। इनके जो प्रमुख चित्र हैं, दिया है धोखेबाज पत्नी, तोप खींचते हुए बैल, गिरी गोवर्धन। तो इस तरह से आपको याद रखना है ये सब कौन है, ये सब इसके प्रमुख चित्र हैं, किसके? मिस्किन के हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है फारूक बेग। आप लोग हर चीज पढ़ते हैं लेकिन ये चीज आपको नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है, बहुत कम लोगों को ये सब चीजें मिल पाती हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। फारूक बेग ये जो है ये कलमाक का निवासी था। 1580 ईस्वी में काबुल से भारत आता है। कौन? फारूक बेग आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके चित्रों में मध्य एशियन प्रभाव देखने को मिलता है, किंतु बाद में व्यक्ति चित्रकार के रूप में उसने अपनी निजी शैली भी विकसित की थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे दिया है फारूक बेग ने अकबर और जहांगीर दोनों के समय में ही काम किया है, परंतु इसको जो ख्याति मिलती है वो जहांगीर के समय में मिलती है। किसको? फारूक बेग की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। जहांगीर के समय में फारूक बेग जो है ये दक्षिणी शैली के संपर्क में आया और यहीं से इसने समूह चित्रण स्टार्ट किया। इंपॉर्टेंट है, जहांगीर के समय में जो है फारूक बेग जो है ना वो दक्षिणी शैली के संपर्क में आता है और तभी ये समूह चित्रण करना स्टार्ट कर देता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है प्रमुख चित्रों में आदिल शाह की सभी प्रमुख चित्र है जो जहांगीर काल की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर।
केशव की बात करते हैं। अब देखिए केशव की बात करेंगे तो दिया है अकबर के समय में 6 प्रमुख गुजराती चित्रकार थे। कौन-कौन? 6 प्रमुख गुजराती चित्रकार थे। उनमें से केशव जो था ना, वो केशव सबसे सर्वश्रेष्ठ गुजराती चित्रकार था। कौन? गुजराती चित्रकार में सबसे श्रेष्ठ कौन था? केशव था। ये भी याद रखना है। आगे आगे दिया है ईसाई पादरियों के द्वारा चित्रित है बाइबिल। इसके मैरी तथा क्राइस्ट के चित्र को अकबर को भेंट किए गए थे और उस चित्र की अनुकृति केशव ने बनाई थी और केशव ने आम चित्र भी बनाए थे। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको अच्छे से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बचा है और पढ़ लीजिए। आगे बात करते हैं हाजी हबीबुल्ला। तो अकबर ने इसे गोवा भेजा था। ये वहां की यूरोपियन कला की जानकारी लेकर आया था। आगे बात करेंगे नन्हा। तो ये फारसी चित्रों का सबसे अच्छा अनुकरण करता था। ठीक है, आगे अकबर कालीन चित्रित ग्रंथ। अब यहां से समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। अकबर कालीन जो चित्रित ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं? इन ग्रंथों को 3 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? ये अभारतीय कथाओं के चित्र हैं, ये भारतीय कथाओं के चित्र हैं, ये ऐतिहासिक हैं। अभारतीय मतलब भारत से बाहर के। इसमें हमजा नामा आएगा, खमसा निजामी आएगा, तूती नामा, दीवाने हाफिज आ जाएगा। ठीक है, आगे भारतीय कथाओं में कौन कौन से हैं? रज्मनामा है, रामायण है, अनबर सुहेली है। ऐतिहासिक की बात करें तो शाहनामा, तैमूरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, ये सब जो है ये सब आपके किस में आ जाएंगे? ऐतिहासिक में। ये पूछा जाता है कि अकबर के काल के रज्मनामा किसके अकॉर्डिंग आता है? अब भारतीय कथाओं में है, भारतीय में है, ऐतिहासिक में है। तो ये आपको सब याद रखना है। ठीक है, अब हमजा नामा की बात करते हैं। हमजा नामा जो है ये अमीर हमजा का फारसी में अनुवाद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब के समकालीन अमीर हमजा की कहानी का वर्णन देखने को मिलता है और हमजा नामा में कुल 360 कहानियां हैं जो मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के साहसिक कार्यों का वर्णन मिलता है। पूछा जाता है कितनी कहानियां हैं? 360 कहानियां हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा चुकी हैं आपके एग्जाम में। आगे हमजा नामा को अकबर ने 12 खंडों में विभाजित कराया था। इसके प्रत्येक खंड में 100 जुज थे, ये भी याद रखना है। इस प्रतिलिपि में 2400 चित्र बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना है। और 12 खंडों में इसको विभक्त किया गया है अकबर ने। ठीक है, किया था। इस चित्रावली के प्रत्येक चित्र में सम्मुख भाग पर काजबीन, जिसे हम मुंशी बोलते हैं, चित्रों पर विवरण लिखते थे। ठीक है, और हमजा नामा का फारसी अनुवाद अताउल्ला काजबीनी ने किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां तक हो गया, आगे बढ़े। चलिए, इसे लगभग 50 चित्रकारों ने 15 वर्षों में पूरा किया था। हमजा नामा की ही बात हो रही है ये। ठीक है, और हमजा नामा जो है ये फारसी प्रभाव देखने को मिलता है इसके चित्रों पर। ठीक है, याद रखना। आगे हमजा नामा चित्रों का निर्माण जो है 67.5 गुणे 50 सूती कपड़े पर आरोपित कागज पर हुआ है, ये भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर हमजा के 150 चित्र वर्तमान में उपलब्ध हैं, जिसे गुलूक ने संग्रहित कर 1925 में वीना से छपवाया था। कहां से? वीना से छपवाया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, शाबाश। 61 चित्र जो हैं आर्ट म्यूजियम वीना में है। 25 चित्र साउथ के कैसिंगटन संग्रहालय लंदन में है। 15 चित्र जो है ये अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में तितरे बितरे हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाएंगे। वर्तमान में जो 6 चित्र मिलते हैं हमें भारत में मिलते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। भारत में 6 चित्र कौन कौन से? 2 चित्र जो हैं भारत कला भवन वाराणसी में है, 2 चित्र हैं मुंबई में, 2 वाराणसी में है, 2 मुंबई में है, 1 हैदराबाद में है और 1 बड़ौदा में है। इस तरह से जो 6 मिलते हैं आपको ये भारत में मिलते हैं हमजा नामा के। ठीक, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे। हमजा नामा चित्रों की अब विशेषता देख लीजिए। हमजा नामा के जो चित्र हैं वो अलंकारिक ना होकर घटना चित्र मिलते हैं, घटनाओं पर आधारित हैं। ठीक है, और हमजा नामा के प्रारंभिक चित्रों पर ईरानी प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, सभी लोग पहचान जाएंगे ऑप्शन में। ठीक है,
आगे, एक चश्मे के चेहरों की अधिकता मिलती है, ठीक है, याद रखना है। आगे, हाशियों का चित्रण जो है भारतीय ढंग से इसमें किया गया है, हाशियों का चित्रण भारतीय ढंग से है। चमकदार रंग का प्रयोग हुआ है। प्रकृति के अंकन में भारतीय शैली और फारसी शैली का मेल मिलता है, ये भी सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए समझते जाना, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। संयोजन में अजंता की झलक भी देखने को मिलती है। अब यहां तक हो गया। अब हमजानामा में जो चित्र बने हैं वो कौन कौन से हैं? गांव के कुएं पर स्त्रियां, ये भी हमजानामा में है। गांव का कुआं, ये भी हमजानामा का चित्र है। हीरा काटने की मशीन, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। गांव के कुएं पर स्त्रियां, गांव का कुआं, हीरा काटने की मशीन, ये सब चित्र किसमें बने हैं? हमजानामा में बने हैं, ठीक है। शाबाश, बहुत बढ़िया सुधीर शर्मा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। बाकी सब तो बतियाए में लगे हैं कि ये वो ये वो। एक भावना ध्यान से पढ़ रही है और एक सुधीर शर्मा है। बहुत आवाज आ रही है मैम, काहे की आवाज आ रही है, क्यों? बताओ जल्दी से, आवाज आ रही है क्या? किसकी आवाज आ रही है? भूतों परीतों की? हेलो, किसकी आवाज आ रही है? भूतों परीतों की? पतियाए में लगे हैं कि ये वो ये वो। एक भावना ध्यान से पढ़ रही है और एक सुधीर शर्मा है। अरे भाई शांत हो जा। चलो, चलिए, वो मम्मी बात कर रही हैं मम्मी बात कर रही है, वही आपको आवाज आ रही होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है हमजानामा। हमजानामा के महत्वपूर्ण बिंदु। हमजानामा अकबर के काल की प्रथम चित्रित पांडुलिपि थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ जो है ना मस्ती आ रहे हैं, बस केवल मस्ती कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अताउल्ला काजवीनी के अनुसार हमजानामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये बिल्कुल से रट के रखना है, आपको इंपॉर्टेंट है। आगे पूछा गया है राय कृष्णदास के अनुसार क्या है? यह पूर्णतया अकबर के समय में ही चित्रित है, ये कहा है राय कृष्णदास ने। आगे, अब हमजानामा की बात होती है तो हमने क्या देखा? कहानी अमीर हमजा की है। कुल कहानियां कितनी है? 360 है। 12 खंडों में विभक्त है। कुल चित्र कितने हैं? 2400 हैं। माध्यम क्या है? सूती कपड़ा है। माप क्या है? 67.5 गुणे 50 है, आपको याद रखना है। देखिए, हम कोई पेड बैच नहीं चला रहे हैं, हम आप सभी को बता दें हमारा कोई भी पेड बैच नहीं है, जितना भी है सब बिल्कुल एकदम फ्री चल रहा है अभी, ठीक है। कोई भी पेड बैच नहीं है, और अगर कोई अगर आता है, वैसे हम करेंगे नहीं ऐसा कुछ भी, जो भी पढ़ाएंगे हम आपको एकदम जो हमारे मन में आएगा वो हम पढ़ा देंगे, ठीक है, आप परेशान मत होइए। और अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, इसलिए आप लोग आराम से पढ़ते जाओ जैसा हम पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तूतीनामा, अब देखो हमजानामा पढ़ लिया, तूतीनामा की बात आ रही है। 1560 में लिखा है, सॉरी 1560 से 68 के बीच में इसको लिखा गया है। इस ग्रंथ में तोते के प्रेमालाप का वर्णन मिलता है, किसमें? तूतीनामा में। तूतीनामा में कुल चित्रों की संख्या कितनी है? 103 है, याद रखना है। आगे, तूतीनामा ऐसा प्रथम पांडुलिपि थी जिसमें गहरी छायांकन पद्धति का प्रयोग हुआ है, इंपॉर्टेंट लाइन है। और वर्तमान में ये कहाँ है? चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में इसको रखा गया है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। शाबाश, बहुत बढ़िया। उर्मिला, भावना, रेखा रानी, दिव्या, अदिति, अंजू, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दीवाने हाफिज की बात करेंगे। इसको लिखा गया है 1610 में। इस ग्रंथ में हाफिज शिराजी की शेरो शायरियां इसमें मिलती हैं, जिसमें सभी समस्याओं का निदान भी बताया गया है, ठीक है। इसी से पूछ लीजिएगा, इसी क्या नाम है, हाफिज शिराजी की जो शेरो शायरियां लिखी है ना, इसमें आप लोगों की समस्याओं का भी हल होगा कि आपका पेपर कब होगा, ठीक है। तो एक बार जाके फटाफट से दीवाने हाफिज को पढ़ लो, ठीक है चलो आगे चलते हैं। अब जाते हैं मुगल। देखो, मुगल काल की प्रथम हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि कौन है? ये है आपकी दीवाने हाफिज है, ठीक। इस पांडुलिपि में
हास्य चित्रण सबसे पहले किया गया है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम ईरानी शैली में बॉर्डर और हास्य का जो प्रारंभ होता है वो भी इसी में होता है। आगे, वर्तमान में यह ग्रंथ रजा पोथी खाना रामपुर यूपी में रखा है, इसलिए आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? दीवाने हाफिज। ठीक है, याद रखना है। आगे चलेंगे। खमसा निजामी की बात करें, हमें लगता है आज नहीं हो पाएगी ये, तो नेक्स्ट आपका क्लास होगी ना उसमें करवा देंगे अगर बचता है। ठीक है, खमसा निजामी का काव्य और दशवंत तथा बसावन की कृतियों की यह प्रति ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? इसको लंदन में इसको रखी गई है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कथाओं के चित्र अब देख लेते हैं। अभी हमने अभारतीय देखे, अब हम भारतीय देखेंगे। पंचतंत्र को किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने लिखा है। और पंचतंत्र का फारसी भाषा में जो ईरानी संस्करण है वो कौन सा है? अनवर सुहेली है, ये भी याद रखना है। आगे, पंचतंत्र का अरबी नाम कौन सा है? कलीलाह दिमनाह है। और अकबर ने कलीलाह दिमनाह का फारसी में अनुवाद अयार ए दानिश के नाम से करवाया था तथा उसका चित्रण भी करवाया था। ये बहुत पूछा जाता है कि पंचतंत्र जो है ना किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। ठीक है, और इसी को फारसी भाषा में किस नाम से जानते हैं? अनवर सुहेली, और अरबी नाम से कलीलाह दिमनाह के नाम से। और इसी कलीलाह दिमनाह को हम बाद में ट्रांसलेट कर देते हैं फारसी भाषा में, जिसको नाम रख देते हैं अयार दानिश के नाम से हो जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। हो गया। अयार दानिश में कितने चित्र हैं? 96 हैं, जिसमें पशु पक्षियों का सर्वश्रेष्ठ चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे, अबुल फजल ने इसके चित्रण में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। आगे, पंचतंत्र के लेखक पढ़ लिया हमने। कलीलाह दिमनाह जो है अरबी भाषा में है, अनवर सुहेली फारसी भाषा में है। ठीक है, या ईरानी संस्करण बोल दीजिए। अयार दानिश जो है वो अकबर के समय फारसी भाषा में हुआ है। रज़्मनामा, अब आती है बात रज़्मनामा की। अब बात करते हैं रज़्मनामा। 1582 से 89 के बीच में इसको किया जाता है। शाबाश। यह ग्रंथ जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद है। ठीक, और रज़्मनामा जो है ये महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। और इस ग्रंथ में टोटल 169 चित्र हैं जो 3 जिल्दों में विभक्त हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 169 जो चित्र हैं वो 3 जिल्दों में विभक्त हैं, आपको याद रखना है। रज़्मनामा चित्रावली में दसवंत के बनाए गए 21 चित्र मिलते हैं। कितने? 21 चित्र मिलते हैं, ये भी याद रखना है। मजा आ रही है? क्यों? बाद में दोबारा रिवीजन जरूर कर लेना इस क्लास का। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रज़्मनामा जो है वो वर्तमान में सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको पूरा करने में 50 चित्रकारों का योगदान रहा। इसमें प्रमुख चित्रकार दसवंत, बसावन, मिस्किन, लाल, ये सब देखने को मिलते हैं, आपको याद रखना है। आगे, कर्नल टी.एच. हैंडले ने रज़्मनामा के 148 चित्र अपनी पुस्तक में छापे थे, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं रामायण की। रामायण के बारे में देख लेते हैं। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, आगे, रामायण का चित्रण मुख्य रूप से 5 चित्रकारों ने किया था, जिसमें बसावन का कार्य जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अकबरनामा का सर्वोत्तम चित्र पूछा जाता है, कौन कौन से हैं? तो चित्र सलीम का जन्म चित्रकार किसने बनाया? केशू ने, ये मिलता है। संग्रह कहाँ पर है? तो लंदन में इसको रखा गया है। उपदृश्य कितने मिलते हैं इसमें? 6 उपदृश्य मिलते हैं। सलीम के जन्म के 6 उपदृश्य पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं? पहला है प्रथम विभाजन, जो है जो पहला मतलब देखने को मिलता है दृश्य महल के, मतलब प्रथम विभाजन दृश्य है, महल के बाहर दान देने वालों को दिखाया गया है इसमें पहले दृश्य में।
दूसरे दृश्य में है तो महल के अंदर बरामदे में वादकों को दर्शाया गया है। सलीम के जन्म की बात हो रही है, बाहर दान दिया जा रहा है, अंदर वादक हो रहे, ढोल वोल बज रहे हैं, ठीक है। तीसरे दृश्य में दिखाया गया है सलीम का स्नान और स्त्रियों का जमघट दिखाया गया है। क्या हुआ, नेटवर्क इशू है क्या? नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है? चलो, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। सही तो है, हमारे में तो सही आ रहा है। चलिए, चतुर्थ विभाजन दृश्य की बात करें तो यहाँ जच्चा बच्चा माँ का कमरा दिखाया गया है। पंचम विभाजन दृश्य में गर्दन फुलाए मोर छत पर बैठा हुआ है। और छठवें विभाजन में क्षितिज को दिखाया गया है, जहां धरती और आकाश एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो दिखाया गया है। ठीक है, आगे अब बात करते हैं वाक़यात बाबरी की। तो ये जो ग्रंथ है ये तुजो के बाबरी मतलब बाबर नामक का फारसी में अनुवाद है। इस ग्रंथ का अनुवाद 1558 में अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। खाने खाना ने अकबर को यह प्रति भेंट में दी थी, जिसका चित्रण अनेक बार अन्य प्रतियों में हुआ है। और इस ग्रंथ को लगभग 48 चित्रकारों ने चित्रित किया था। ठीक है, और इसमें लगभग 144 चित्र प्राप्त होते हैं। कितने? 144 चित्र जो है हमें इसमें प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ का संग्रह कहाँ पर है? तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में इसको रखा गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आया है तारीख़ खानदान तैमूरिया, जिसको हम तैमूरनामा बोलते हैं। इस ग्रंथ में तैमूर वंश का इतिहास देखने को मिलता है। वर्तमान में यह ग्रंथ जो है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में रखा गया है। यह प्रमुख रूप से दसवंत के द्वारा चित्रित की गई है। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? दसवंत के द्वारा इसको चित्रित किया गया है। और फिर आगे बढ़ेंगे तो इस ग्रंथ में तैमूर से लेकर अकबर के 1577 ईस्वी तक के इतिहास का चित्रण देखने को मिलता है। ये भी याद रखना है। इस ग्रंथ में कुल कितने चित्र हैं? 132 चित्र यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब आता है तारीख़ अल्पी, तो दुनिया का इतिहास इसमें देखने को मिलता है। यह ग्रंथ 1582 से 1590 के मध्य में चित्रित होता है। ठीक है, याद रखना है। आगे, इस ग्रंथ को मुल्ला शाह मोहम्मद चलिए आगे, कौन सा? तारीख़ अल्फी की बात हो रही है। इस ग्रंथ को मुल्ला शाह मोहम्मद व जफर बेग ने लिखा था। ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे शाहनामा की। तो यह किसने लिखा? फिरदौसी के द्वारा लिखा गया, और इसी को हम पूर्व का होमर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथ में ईरान के राजाओं का इतिहास मिलता है। किसमें? शाहनामा में। ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है तो ये हेलो, नेटवर्क की प्रॉब्लम जन्म के 6 क्या है? 67.5 गुणे एकदम सही चल रही है भाई। आप लोगों का मन नहीं है पढ़ने का, सीधे सीधे बोलो। हाँ, आप ही के में दिक्कत हो रही है, यहाँ एकदम बिल्कुल सही चल रहा है। मारेंगे पकड़ के। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मैम बंद कर दीजिए, बफरिंग हो रही है। हाँ बिल्कुल सही है, चलो आ जाओ। हाँ देखो, आस्तिक भैया ने बोल दिया कि हाँ बिल्कुल सही है। चलो मैम जी, मेरे में हो रही है। जी मैम सब सही है। एक बार अपना नेट बंद करके ऑन करो। ठीक है, हाँ देखो देखो, बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। एक बार थोड़ा सा नेट को दोबारा से खोल के देखिए। ठीक, सब कुछ सही है। इस ग्रंथ का चित्रण जो है अकबर के काल के अंतिम समय में चित्रित किया गया था। इस प्रति में जामी नामक कवि के काव्य का एक भाग संकलित है। इंपॉर्टेंट है, जामी नामक कवि के काव्य का भाग देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है इसका संग्रह कहाँ पर है? चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में है, आपको याद रखना है।
बाबर भारत आते समय शाहनामा का एक प्रति लेकर आया था और बाबर कालीन प्रति जो है वर्तमान में कहाँ है? एशियाटिक सोसाइटी लंदन में है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है इसमें मुंतब उत तवारीख, इसके बारे में। इसमें जो है ना, इसमें हिंदुस्तान का आम इतिहास देखने को मिलता है और इस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया हुआ है, ये भी याद रखना है। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अकबर के बचपन का नाम सलीम, अरे पगलू, अकबर के बचपन का नाम सलीम नहीं था, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, अकबर का बेटा था सलीम। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे, अकबर कालीन चित्रों की प्रमुख विशेषता। अभी तो अकबर काल चल रहा है भाई, अभी जहांगीर आएगा, जहांगीर के बाद आएगा उसका कौन? शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। अभी तो पूरी इतिहास बाकी है, अभी से थक गए आप लोग, बताओ। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इनकी विशेषता। ठीक है, अकबर काल पढ़ लीजिए, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब नेक्स्ट मैराथन में करवा देंगे। ठीक है, आप लोगों की बात मान लेते हैं हम। शाबाश, बहुत बढ़िया सुधीर, टॉप कर गए बेटा आज तो आप, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अकबर कालीन चित्रों की विशेषता की बात करते हैं। अकबर कालीन चित्रों की मुखाकृतियां प्रायः एक चश्म बनाई गई हैं। रेखाएं कैसी हैं? गोलाई लिए हुए हैं, भारतीय गोलाई लिए हुए हैं। चित्रों के बीच में चित्रों के बीच में सुलिपि की पट्टियां खींची गई हैं और अकबर के समय में ही चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सफेद रंग का प्रयोग जो है रंग को हल्का करने के लिए किया गया है। पुरुषों को ऊंचे पजामे और अटपटी पगड़ी पहने हुए चित्रित किया गया है। आगे, प्रारंभ में चित्रों में सादे हाशिए का प्रयोग हुआ है और बाद में हाशियों में सजावट भी देखने को मिलती है, ये भी याद रखना है। अकबर कालीन महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए, अकबर काल खत्म कर लीजिए, ठीक है, इसके बाद फिर हम करवा देंगे बंद। अकबर के समय में भित्ति चित्रकारी का स्टार्टिंग होती है। आगे, अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी, अरब की सराय, दिल्ली में भित्ति चित्रण हुआ था। अब्दुस्समद के पुत्र शरीफ ने रज्मनामा ग्रंथ का पर्यवेक्षण कार्य किया था, इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे, अकबर ने ईसाई विषयों पर भी चित्र बनवाए थे। अकबर को शबीह बनवाने का बहुत शौक था। अकबर स्वयं की व अपने दरबारियों की शबीहें बनवाया करता था। आगे, अकबर की एक शबीह जो है वो 2.25 चश्मे की मिली है। मुगल शैली में प्रथम आत्मचित्र बसावन के पुत्र मनोहर ने बनाए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अकबर के द्वारा अहमदाबाद पर हमले के समय उसके दल में 3 चित्रकार थे, ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सामलदास था, ये युद्ध का चित्रण किया है, ठीक है, इसने युद्ध का चित्रण किया है। और तारानाथ था जगन्नाथ, ये 3 लोग थे जो अहमदाबाद पर हमले के समय उसके दल में 3 लोग थे। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया गया है, अकबर ने चित्रकला के बारे में कहा है कि चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट, अकबर ने कहा है कि चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने का विचित्र साधन होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे, अकबर के समय में आने वाला प्रथम यूरोपीय चित्रकार जेम्स स्टोरी में भारत आया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर के दरबार में प्रति सप्ताह प्रदर्शनी होती थी। अकबर को हाथियों की लड़ाई देखने का भी बहुत ज्यादा शौक था। ठीक है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया। आगे, हुमायूं के समय में मीर सैयद अली के द्वारा बनाया गया चित्र है बालक अकबर पिता हुमायूं को चित्र भेंट करते हुए। यह चित्र गुलिस्ता पोथीखाना तेहरान में सुरक्षित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस चित्र की जो दूसरी प्रति है वो अकबर के समय में ही चित्रित होती है। ठीक है, बहुत मारेंगे सही में, सब ऐसे हंसने में लगे हैं जैसे यहाँ पे जोक हो रहा हो। पढ़ लो, हम हंसेंगे फिर बाद में, जब पेपर दे के आने तब हम हंसेंगे, ठीक है। हाँ, तब बोलेंगे और ले लो और ना पढ़ो। चलो, राय कृष्ण दास के अनुसार अकबर के काल में लगभग 20,000 चित्र बने थे। कितने? 20,000 चित्र। और अकबर तथा जहांगीर के काल में जर्मन चित्रकार अल्बर्ट ड्यूरर
तथा इटालियन चित्रकार रैफेल के चित्रों की अनुकृतियां की गई हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे दसवंत को जो है ना प्रथम विशेषज्ञ चित्रकार माना जाता है। अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी, ये भी याद रखना है आपको। आगे सर्वाधिक ग्रंथ चित्र जो है वो अकबर के काल में बने थे। व्यक्ति चित्र को महत्व मिलता है अकबर के ही काल में, ग्रंथ चित्र को अकबर के काल में, सर्वाधिक व्यक्ति चित्र किसमें, तो अकबर के ही समय में। ये सब याद रखना अच्छे से। व्यक्ति चित्र को विशेष स्थान अकबर के समय में मिलता है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चित्र जो देखो, व्यक्ति चित्र को विशेष स्थान तो अकबर के समय में और सबसे ज्यादा बनते भी हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चित्र जो है किसके काल में बने हैं, अगर सर्वश्रेष्ठ शब्द लग जाए तब आपका जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना है, आपको कंफ्यूज करता है क्योंकि अकबर कालीन कुछ चित्र हैं, कौन सा, गांव का कुआं है, किसमें बना है, हमजानामा में बना है। ये सब पढ़ चुके हैं, अब यहाँ विशेषताओं में है, देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, हीरा काटने की मशीन हमजानामा में है। आगे किसान खेत काटते हुए, तो ये रज्मनामा में। ठीक है, धोबी और उसकी पत्नी जो है ये अनवर सुहेली में मिला है, ये अलग है इधर से। ठीक है, स्त्री चरखा से सूत काटते हुए अनवर सुहेली में मिलता है ये चित्र। ठीक है, फिर दिया है मस्जिद का एक कोना, ये तारीख है अल्फी में है। ज्योतिषी और बुनकर अपना कार्य करते हुए, ये मिला है अयार ए दानिश में। तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। अकबर कालीन स्थापत्य देख लीजिए, आगरा का लाल किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी, और फिर दिया है बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में है। ये सब जो है अकबर कालीन स्थापत्य हैं, याद रखना है। ठीक है, आगे बुलंद दरवाजे तक हो गया। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया फतेहपुर सीकरी में। जहांगीरी महल, आगरा, पंचमहल, फतेहपुर सीकरी, ये सब किसके हैं, अकबर के स्थापत्य हैं। आगे फिर दिया है बीरबल महल, जोधाबाई का महल, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्ताना का महल आदि फतेहपुर, ये सब जो है ये सब कहाँ है, फतेहपुर सीकरी की प्रमुख इमारत है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हुमायूं का मकबरा भी। अब यहां से जहांगीर आ जाता है, ये जो है जहांगीर आ जाता है। अब जहांगीर जो है नेक्स्ट मैराथन में करवा देंगे और साथ में एमसीक्यूज भी करवा देंगे वहां पर। ठीक है, जहांगीर से जो है ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे और वहां पर साथ में मुगल काल के एमसीक्यूज भी करवा देंगे। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट में करवा देंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो तैयार रहिएगा इस क्लास के लिए। नेक्स्ट परसों होगी ये वाली क्लास, इसके बाद जो होगा ना वो परसों करवा देंगे नेक्स्ट मैराथन में। ठीक है, इसमें हम लिख देंगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिख देंगे, तो आप लोग याद रखना। ठीक, चलिए तो फिर टाटा बाय बाय। अच्छा ये बताओ क्लास कैसी लगी, टाटा बाय बाय बाद में। क्लास कैसी लगी, मजा आई कि नहीं आई? कल कल बाज वाली होगी ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तभी दिमाग में घुसता है। यहाँ मैराथन चल रही है इस वजह से इकट्ठा दे रहे हैं हम, पीडीएफ नहीं मिलेगी। कल की छोटी हो गई, छोटी नहीं होगी, वहां एमसीक्यू हम डाल देंगे तो वहां बड़ी हो जाएगी। ठीक है, मैराथन है, 10 मिनट की मैराथन थोड़ी ना होती है, वो होती है 2-2 3-3 4-4 घंटे की। हम तो बहुत कम घंटों में करवा रहे हैं, क्यों 1.5 घंटे में ही आप परेशान हो जाते हैं। काफी अच्छी थी क्लास। जीके कब से स्टार्ट होगा, जब हम करेंगे तो बताएंगे, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे। बहुत ज्यादा अच्छी क्लास थी मैम। ट्रिक वाली कलाकार कराएं, करवाएंगे, बहुत उसमें मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, और आप लोग उस तरह से प्यार भी नहीं देते उस वीडियो में। काफी अच्छी क्लास थी मैम, थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमें पढ़ाते रहिए। हाँ भावना, तुम दांत ही निकालते रहो। ठीक है, जब पेपर दे के आए ना पूरे 32 के 32 अपने पास रख लेंगे हम, अभी हंसती रहो। ठीक है, वेरी गुड क्लास, वेरी क्यूट क्लास। हाँ बहुत बहुत बढ़िया क्लास मैम, डिटेल में पढ़कर अच्छा लगा, शाबाश। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, हर लाइन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्लास बहुत अच्छी है, थैंक यू मैम। मैम मेरा भी नाम ले लो, प्रीतिमा वर्मा,
शाबाश। शाबाश मैम, प्लीज़ टाइम बताइए। देखिए क्लास का जो टाइम है ना, शाम को 7 से 9 होता है, ठीक है? और एक सुबह 7 बजे क्लास होती है जिसमें हम जिसमें हम रिवीजन करवा रहे हैं, रिवीजन बैच है 7 बजे सुबह, उसमें भी आपको जुड़ जाना है, ठीक है? और हमारा दूसरा चैनल भी है, दूसरे चैनल का नाम है वैष्णवी क्रिएशन वीएफई। दूसरा चैनल जो है यूट्यूब पे वैष्णवी क्रिएशन वीएफई डाल दीजिएगा, आपको यही लोगो मिल जाएगा सेम। ये हमारा दूसरा चैनल है, इसमें दोपहर 12 बजे डेली क्लास होती है। अभी 2-3 दिन से नहीं हुई है, लेकिन कल से डेली होगी, ठीक है? दोपहर 12 बजे इसमें भी क्लास होती है, तो इसमें भी आप लोगों को जुड़ जाना है। और हाँ, जो बच्चे हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहें, उसमें हम थोड़ा-सा मतलब अपनी ऐसे ही मनोरंजन की चीज़ें करते रहते हैं, ठीक है? अगर डेली लाइफ से जुड़ना चाहें इंस्टाग्राम में, तो हमारी उसमें आईडी है वैष्णवी स्वर्णकार, उसमें डाल दीजिएगा वैष्णवी वैष्णवी स्वर्णकार डाल दीजिएगा, ठीक है? हमारी फोटो लगी होगी, आप उससे जुड़ जाइएगा, ठीक है? जो भी बच्चे जुड़ना चाहें। टेलीग्राम ग्रुप भी है, हाँ टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दीजिएगा वैष्णवी फ्री एजुकेशन, आपको यही लोगो लिख जाएगा, ठीक है? उसमें आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा। हाँ, उसमें हमसे बनता नहीं है लाइव कैसे हुआ जाता है इंस्टाग्राम में, वो तो केवल एक मनोरंजन का साधन है। हाँ, चलिए तो फिर, ठीक है? हाँ, चलिए अब क्लास ऑफ कर देते हैं, बहुत गर्मी है, लगातार इतनी देर तक बोल रहे हैं, ठीक है? चलिए।